दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है। वहीं पर एक 28 साल की महिला उसी लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहां पर उसे बहुत ही तेज़ी के साथ खांसने की आवाज़ लगती है। तो उस आवाज़ को सुनकर उसे ऐसा लगता है कि ये खांसी, ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। और फिर जब उस व्यक्ति के पास जाकर देखती है तो उस व्यक्ति की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और जब उसकी शक्ल को अच्छी तरीके से देखती है तो पता चलता है कि ये तो इसका पति है, जिसने इसे 4 साल पहले छोड़ दिया था। दोस्तों, उसके बाद वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, क्या हुआ है तुम्हारे जीवन में, कैसी है तुम्हारी जो दूसरी पत्नी है, उसने तुम्हारे साथ में किया क्या है, ये हालत कैसी हो गई। उसके बाद जो पति होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगता है। हॉस्पिटल में चारों तरफ भीड़ हो जाती है और रो रो कर जब वो अपनी अपबीती बताता है तो उस अपबीती को सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उस औरत ने इसके साथ में ऐसा क्यों किया था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल की है। यहां पर एक योगेश नाम का व्यक्ति जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है, जिसको बहुत ही ज़्यादा खांसी होती है। डॉक्टर ने उसे TB घोषित कर दिया था। दोस्तों, अपनी बारी का इंतजार करते करते वहीं पर खांस रहा होता है। सामने उसकी जो पहले वाली पत्नी होती है, इसका नाम होता है अंजू। और अंजू जब अपने पति को इस हालत में देखती है तो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। तो दोस्तों, मामला 4 साल पीछे चला जाता है। तो योगेश अपनी पत्नी अंजू के साथ बैठा होता है तो अपने हाथ में एक जहर की बोतल लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि ये जहर मुझे पिला दो। लेकिन यहाँ पर पत्नी कहने लगती है कि मैं तुम्हें जहर कैसे पिला सकती हूँ, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें हुआ क्या है, कोई बात तो हुई होगी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुमसे तलाक चाहता हूँ, या तो मुझे तलाक दे दो या मुझे जहर दे दो। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें करना क्या है, तुम मुझे तलाक देती हो या मुझे जहर पिलाती हो। यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है बहुत ही ज़्यादा उसे चाहती है, क्योंकि दोनों की लव मैरिज होती है। पत्नी उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती, लेकिन अब पति जहर खाने की जिद पर अड़ जाता है। तो पत्नी करे तो क्या करे। पत्नी उससे कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकती। फिर यहाँ पर जो पति योगेश होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ पर भी रहोगी मैं तुम्हें 10,000 रुपये महीने भिजवा दिया करूँगा। और फिर नई पत्नी मधु के साथ वो अपने घर में आ जाता है। वहाँ पर उसकी नई पत्नी जो उसके साथ कंपनी में काम किया करती है, उसी के साथ वो रहने लगता है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती को देखकर वो इस तरह से दीवाना हो जाता है, अपनी भोली भाली पत्नी को अलग कर देता है। इधर जो उसकी पत्नी होती है वो अपने घर, अपने मायके में पहुँच जाती है, अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। माता पिता उसे रखते तो हैं, लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उसको ताने मारने लगते हैं, उससे कहने लगते हैं कि क्या तेरे पति तुझे रखना नहीं चाहते, या तेरे पति ने कोई दूसरी औरत कर ली है, तू अब करेगी तो क्या करेगी। अंजू जो अड़ोसी पड़ोसियों के ताने होते हैं उनसे इस कदर परेशान हो जाती है, परेशान होकर वो अपनी माँ के घर को छोड़ देती है और माँ के घर को छोड़कर सरिता विहार में एक कमरा किराए पर ले लेती है और वहीं पर रहने लगती है, वहीं पर नौकरी करने लगती है। इधर जो योगेश होता है, अब इसके जीवन में आगे भूचाल आने वाला होता है। योगेश तो उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है मधु, वो उससे उसके पैसों को ऐंठ लिया करती, जो उसकी सैलरी आती उसे तुरंत ही अपने कब्जे में ले लिया करती, बस उसे खर्चे के लिए पैसे दिया करती। अब यहाँ तो वो इस तरह से हो जाता है कि मानो यहाँ पर जो मालिक है वो इसकी पत्नी है और ये बस नौकर है और नौकरी कर रहा है। उसके बाद जो इसकी माँ होती है वो भी इस बहू से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा, तूने
बहुत गलत फैसला लिया है। आज जो तेरी बहू बनकर आई है वो बहुत ही गलत है, लेकिन तेरी जो पत्नी है वो तो बहुत ही अच्छी थी, वो तेरा इतना ख्याल रखती थी, मेरा इतना ख्याल रखती थी, लेकिन यहाँ पर ये तो हम दोनों को टॉर्चर करती है। और इन टॉर्चरों की वजह से ही कुछ दिन के बाद माँ की मौत हो जाती है। अब माँ की मौत हो जाती है, इधर जो इसकी पत्नी होती है इससे कहने लगती है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, ये घर हमारे लिए शुभ नहीं है। यहाँ पर माँ जी की भी मौत हो चुकी है, लेकिन योगेश कहता है कि ये मेरा पैतृक घर है, मैं इसको नहीं बेचना चाहता। लेकिन यहाँ पर जो इसकी पत्नी नई बनकर आती है वो कहने लगती है कि तुम्हें ये घर बेचना ही होगा, हम यहाँ पर रह ही नहीं सकते। और फिर 1.5 करोड़ में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है। दोस्तों, बेचने के बाद वो फिर रोहिणी में जाते हैं और वहाँ जाकर एक फ्लैट की तलाश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है उससे जिद करने लगती है कि मैं यहाँ पर इस फ्लैट को अपने नाम से चाहती हूँ, मेरे नाम से ये फ्लैट लो, आपको पैसे का भी फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर फ्लैट मेरे नाम पर होगा। लेकिन यहाँ पर पत्नी जिद पर अड़ जाती है और पति भी अपनी जिद पर अड़ जाता है। फिर यहाँ पर फैसला होता है कि पत्नी को 50 लाख रुपए दे दिए जाएं। दोस्तों, पत्नी को 50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं और 1 करोड़ में रोहिणी में एक फ्लैट ले लिया जाता है। दोस्तों, पति पत्नी रोहिणी में फ्लैट लेकर रहने लगते हैं और जो पत्नी के खाते में 50 लाख होते हैं, पति के खाते में उसकी जो सैलरी आती है बस वही रहती है। दोस्तों, कुछ दिन का समय और बीतता है और भगवान का कुछ ऐसा करना होता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर बीमार हो जाता है और बीमार भी इस कदर हो जाता है कि इसको टीबी हो जाती है। डॉक्टर साहब इसे टीबी घोषित कर देते हैं और जो इसकी पत्नी होती है इसके साथ हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि इससे अलग रहा करो, इसके पास ज़्यादा रहोगी तो आपको भी टीबी हो सकती है, किसी को भी टीबी हो सकती है, इससे थोड़ा सा दूर ही रहना तो ही आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर जो पत्नी होती है वो तो यही चाहती थी और वो फिर इस पति के लिए एक दूसरा कमरा ले लेती है और उसी में इसको वहीं पर रहने के लिए कहती है कि तुम यहाँ पर रहो, क्योंकि नहीं तो मेरे को भी टीबी हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पर खाना भी खुद नहीं पहुँचाती और खाना जो टिफ़िन वाले होते हैं उनको देने के लिए वहाँ पर लगा देती है। दोस्तों, 2-3 महीने का समय बीतता है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ख़राब होकर वो कहने लगता है अपनी पत्नी से कि तुम मुझे देखने भी नहीं आती, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। और फिर जिद करके वो अपने घर में आ जाता है। दोस्तों, अपने फ्लैट में रहने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो पत्नी इसकी होती है वो इससे बात तक नहीं करती, इससे दूरियाँ बना कर रखती और अपने घर परिवार यानी कि अपनी माँ, अपने भाई, अपने बंधुओं को उसी फ्लैट में रखा करती और उनकी अच्छे से सेवा किया करती। दो होती है मधु, वो यही सोचने लगती है कि यह अब किसी तरह से मर जाए तो ये फ्लैट भी मेरे नाम हो जाए। दोस्तों, वो इसी तरह से इससे दूरियां बनाती है, ना तो इससे बात करती, ना इसे टाइम पर खाना दिया करती। वो इसी तरह से अकेले मरता रहता है और मर मर कर वो अपनी पत्नी जो अंजू होती है उसे याद करता रहता है और कहता है कि शायद मेरे साथ मेरी पत्नी होती तो आज मैं ये दिन नहीं देखता। ये सब गलती मैंने ही की है और भगवान मुझे इसका परिणाम दिखा रहा है और मेरे साथ में ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद जब ये हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जब ये खांस रहा होता है तो इसकी पहली पत्नी अंजू इसे मिल जाती है और अंजू को ये रो रो कर पूरा वाक्य बता रहा होता है। दोस्तों, अंजू की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजू इससे कहने लगती है कि भगवान ने बहुत बुरा किया, लेकिन आप टेंशन ना करो, ये मेरा नंबर है और मेरे से बात कर लिया करना। उसके बाद जो पति होता है वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। फिर अंजू कहने लगती है कि यहाँ पर हमारी बेटी को दिखाने के लिए मैं आई थी। तो यहाँ पर पति कहने लगता है कि हमारी बेटी कहाँ है। तो सामने एक लड़की दिखाई देती है जिसकी उम्र लगभग 4-5 साल होती है। दोस्तों, जब उस लड़की को देखता है तो उसके बारे में पूछने लगता है कि ये कैसे हुई। फिर वो अपनी पूरी अपबीती बताती है और कहती है कि जब आपने मुझे छोड़ दिया था और आपने वादा किया था 10,000 रुपये मैं आपको दूंगा, लेकिन आपने आज तक चवन्नी भी मेरे खाते में नहीं भेजी। मैं परेशान थी, मैं रोती रहती थी, लेकिन उसके बाद एक दिन मेरे पेट में दर्द होने लगता है और दर्द भी बहुत ही तेज़ हो जाता है। फिर मैं डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। दोस्तों, वो औरत कहने लगती है कि मेरे हाथ में वो जहर की शीशी अभी भी मैंने घर पर संभाल कर रखी है, मैं भी उस जहर को खाकर जान देने वाली थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि हमारे प्यार की निशानी आने वाली है, मैं इसे मारना
करना नहीं चाहती। फिर उसके बाद उस बच्ची को जन्म देती है और जन्म देने के लिए इसी सफदरजंग हॉस्पिटल में आती है और 15 दिन तक यहाँ पर बेड पर लेटी रहती है। पत्नी कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार ही कर रही थी कि कब मेरा पति आए और कब मुझसे बात करे, लेकिन तुम कभी भी यहाँ पर नहीं आए। मैं इसी तरह से तुम्हारा वेट करती रहती, इंतज़ार करती रहती, लेकिन तुमने कभी भी मेरी सुध लेने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर पत्नी भी रोने लगती है और पति फूट फूट कर रोने लगता है और जो उसकी बेटी होती है उसे अपनी तरफ लेता है और उसे गले लगा लेता है। जैसे ही उसे बोध होता है कि तू तो टीबी का मरीज़ है, फिर उस बेटी को अलग कर देता है और कहने लगता है कि बेटी, मैं इतना अभागा हूँ, मैं तेरे माथे पर चुम्बन भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं टीबी का मरीज हूँ। जो पत्नी होती है वो भी रोने लगती है। जो छोटी सी बच्ची होती है 4 साढ़े 4 साल की, वो भी रोने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर हॉस्पिटल में आसपास के जो लोग होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं और इनको सांत्वना देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब भगवान की माया है। उन्हें नहीं पता होता कि इनके साथ में हुआ क्या है, माजरा क्या है। वो तो यही समझ रहे थे कि शायद डॉक्टर ने इनको बता दिया है कि इसकी लास्ट स्टेज है। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं और अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही इसका नंबर आता है, जो पत्नी होती है इसका पर्चा इससे के हाथ से लेती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। इधर जो खुद पति होता है योगेश, वो भी डॉक्टर उसे अपने पास बुला लेता है और जब डॉक्टर उससे कहने लगता है तो यही कहता है कि तुम्हें अपने शरीर का जरा सा भी ख्याल नहीं। मैंने तुमको कहा था कि तुम्हें रेगुलर में दवाई लेनी है, नहीं तो ये बीमारी तुम्हारी जान भी ले सकती है। तुम रेगुलर आते क्यों नहीं हो? तुम्हारी बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब तुम हमारे पास आते हो। अगर तुम दोबारा ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें दवाई नहीं दूंगा। अब डॉक्टर साहब की बात को सुनकर जो पत्नी होती है वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, हमें माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि बहन जी, आज तक आप इनके साथ में क्यों नहीं आई? यहाँ पर वो कहने लगती है कि ये सब भगवान का ही कुछ ऐसी करनी थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई, लेकिन आप चिंता मत करो, अब मैं इनको पूरी दवाई ही दिलाकर रहूँगी। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर आपस में दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। और होती है अंजू अपनी माँ के पास पहुंच जाती है बदरपुर बॉर्डर और वहां जाकर अपनी माँ को पूरा वाक्य बताती है और कहती है कि मेरा पति तो ऐसा हो चुका है, वो तो पहचान में भी नहीं आ रहा, वो तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा लाचार हो चुका है, उसकी तो बचने की भी आस नहीं है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, क्या माँ मुझे कोई कमरा दिलाओगी? मैं कमरा लेकर उनके साथ अलग रहना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ भी वो नहीं रहेंगे। उसके बाद माँ बेटी दोनों कालकाजी में पहुँच जाती हैं और वहाँ जाकर एक कमरे की तलाश करने लगती हैं। दोस्तों, कमरा तलाश करने के बाद अगले दिन जो पत्नी होती है अंजू अपने पति योगेश के पास फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि मैंने एक कमरा ले लिया है, क्या आप इस कमरे में आ सकते हो? जो पति होता है इतना खुश होता है, तुरंत ही अपनी दवाइयों को बांधता है और दवाइयों को बांधकर सीधा कालकाजी के लिए रुख करता है और वहां पर पहुंच जाता है। वहां अपनी पत्नी, अपनी सास, अपनी बेटी को देखकर इतना खुश होता है कि मानो उसे दूसरा जीवन मिल चुका हो। दोस्तों, उसके बाद वहां पर वो पति पत्नी रहने लगते हैं अपनी बेटी के साथ में। उसे अच्छे से दवाई दिलाई जाती है, उसे अच्छे से इलाज दिया जाता है। लगभग 4-5 महीने उसकी दवाई रेगुलर चलती हैं और दवाई लेने के बाद वो बिल्कुल फिर से स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, जो इसकी इधर दूसरी पत्नी होती है जिसका नाम मधु होता है, वो यहाँ पर सोचने लगती है कि शायद मेरा पति मर चुका है, अब उसकी डेथ सर्टिफिकेट बना दी जाए और जो फ्लैट है वो भी अपने नाम कर लिया जाए, क्योंकि उसका काम ही यही होता है। वो लोगों को इसी तरह से अपने हुस्न के जाल में फंसाती और इसी तरह से पैसे ऐंठ लिया करती। यहाँ पर भी इसने योगेश को अपने हुस्न के जाल में फंसाया था। 50 लाख रुपए की नगद रकम तो ऐंठ ली थी, उसके बाद जो उसकी सैलरी होती है वो भी खुद ही खा जाया करती थी। दोस्तों, अब 1 करोड़ के फ्लैट को भी वो अपने नाम चाहती है। दोस्तों, वो इस तरह की कोशिश करती है लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाती और उसके बाद जैसे ही 6 महीने बीतते हैं, यहाँ पर योगेश अपनी पत्नी अंजू और अपनी बेटी और 5-4 लोगों को लेकर सीधा अपने फ्लैट पर पहुँच जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब मधु ये पूरा वाक्य देखती है कि ये लोग यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए हैं, वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल लेती है और निकलकर वहाँ से चुपचाप फरार हो जाती है और उसको फिर तलाश होती है कि वो दूसरे किसी व्यक्ति को इसी तरह से अपना शिकार बनाए। दोस्तों, यहाँ पर जो परिवार होता है वो बड़े ही हंसी खुशी रहने लगता है। पति ठीक हो जाता है, अपनी गलती का एहसास करता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से मुझे भगवान ने उसका फल
फल दिया। दोस्तों ये हकीकत की बात है, आप जैसा करोगे, जैसा बीज बोओगे, वैसी ही फसल आपको काटने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर योगेश ने अपनी पत्नी के साथ गलत किया तो उसे उसका परिणाम मिला, उसे 50 लाख रुपए तो उससे वो औरत ऐंठ ले जाती है और उसका जीवन यहाँ पर खराब हो जाता है। उसकी माँ भी इस सदमे में आकर मर जाती है। आज वो पूरा का पूरा परिवार बहुत ही अच्छे से रहने लगता है। दोस्तों 2012 में इनकी शादी हुई थी और 2014 में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे और उसके बाद 2019 में ये दोबारा मिल जाते हैं और मिलने के बाद आज ये पूरे हंसी खुशी रहने लगते हैं। जो पति होता है योगेश एक कंपनी में काम किया करता है, वो आज उसी कंपनी में काम कर रहा है और जो पत्नी होती है वो भी नौकरी करने लगती है। जो उनकी बच्ची होती है वो स्कूल जाने लगती है। आज इनका जीवन बहुत ही खुशी से चलने लगता है। आज पूरा का पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आपको अगर जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और इसी तरह से आपके साथ हम और ज़्यादा कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप का ख्याल ज़रूर रखें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद,